हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गलती। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। सास ससुर और एक छोटा देवर, बस यही छोटा सा परिवार था ससुराल में। बहुत ही लाड़ प्यार से पली रोहिणी को ससुराल में घर का काम करना बहुत अखरता था। वैसे तो दूसरे कामों के लिए एक नौकरानी लगी हुई थी, परंतु खाना बनाने का काम रोहिणी की सास सरला जी ही देखती। और एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा, रोहिणी बेटा, आज तुम रसोई संभाल लो। रोहिणी जी ने इतना ही कहा तो वह भड़क उठी और बोली, मेरे पापा ने करोड़ों की शादी और दान दहेज इसलिए नहीं दिया था कि मैं यहाँ नौकरों की तरह काम करूँ। रोहिणी का रोते रोते गला सूख चुका था और आंखें पथरा गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही घर है जहाँ वो अपने सपनों का घर समझ रही थी। 2 दिन पहले बहुत ही धूमधाम से रोहिणी की शादी रितेश से हुई थी। मेरी मम्मी ने तो कभी मुझसे कोई काम नहीं कराया, तो यहाँ भी मैं क्यों करूँ? और मैं ऑफिस का काम देखूँ या घर? सरला जी ने बात बिगड़ती देख चुप्पी साध ली और अपने काम में लग गई। करीब 2 घंटे बाद उन्होंने देखा कि रोहिणी की मम्मी पापा और भाई चले आ रहे हैं। उन्हें यूँ अचानक आया देख सरला जी का माथा ठनका, पर उन्होंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और रोहिणी को आवाज़ लगाई, बस समदन जी, रहने दें आप अपना ये दिखावा। अरे हमारी फूल सी बेटी को क्या हमने यहाँ काम करने के लिए भेजा है? आजकल तो सबके घरों में खाना बनाने के लिए कुक होते हैं, तो आप क्यों हमारी बेटी के पीछे पड़ी हैं कि वही खाना बनाए? आपके हमारे ज़माने और थे, जब घर का काम करना मजबूरी होती थी, पर आजकल ऐसा नहीं है। तो आप भी रोहिणी को मजबूर मत कीजिए। रोहिणी की मम्मी ने बात रखते हुए कहा। तो बहुत देर से चुपचाप उनकी बात सुनकर सरला जी बोली, बहन जी, पहली बात, रोहिणी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है और किसी भी लड़के या लड़की को रसोई के काम आने चाहिए ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो बेटी की माँ होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बेटी को खाना बनाना सिखा कर भेजती, पर अगर मैं ये कह रही हूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब ये बातें चल रही थी तब रितेश और उसके पापा राकेश जी की दरवाजे पर खड़े सारी बात सुन रहे थे। रितेश ने रोहिणी को घर की छोटी सी बात के लिए अपने पीहर वालों को बुलाने के लिए डांटा, तो रोहिणी बिफर पड़ी और साथ ना रहने का बोलकर अपने मम्मी पापा और भाई के साथ पीहर लौट आई। सरला जी ने उसे खूब मनाने की कोशिश की और घर लौट आने के लिए कहा, पर रोहिणी ने साफ इनकार कर दिया और वहीं से ऑफिस जाने लगी। कुछ वक्त गुजरा पर रोहिणी वापस नहीं आई। 1 साल बाद रोहिणी के भाई की भी शादी हो गई, पर अब भाभी के आ जाने से चीज़ें बदलने लगी। कल तक जो काम उससे कह कर होते थे, अब प्राथमिकता उसकी भाभी को दी जाती। यही बात रोहिणी को बुरी लगने लगी। एक दिन भाई भाभी को खील खिलाते हुए बाहर घूमने जाते देख रोहिणी ने मारे जलन के भाभी का फ़ोन गुस्से से नीचे पटक दिया। उसकी इसी बात से खफा होकर बड़े भाई ने एक थप्पड़ रोहिणी को लगा दिया। ये सब रोहिणी के मम्मी पापा भी देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहिणी गुस्से और अपमान की आग से जल उठी। उसने अपने मम्मी पापा को सुनाना शुरू कर दिया कि आपने पराई लड़की के लिए अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं आपने भाई को डांटा? तब रोहिणी की मम्मी बोली, क्योंकि ये घर पहले मेरी बहू का है। तू तो अपनी नादानियों से अपना घर आंगन छोड़ आई, अब क्या मैं अपनी बहू को भी अपना आंगन सूना करने दूं? अपनी मम्मी के ऐसे कड़वे बोल सुनकर रोहिणी ने एक फैसला लिया और थोड़ी देर में ही अपनी ससुराल की चौखट पर जा खड़ी हुई। रितेश और उसके मम्मी पापा बदहवास सी रोहिणी को देख द्रवित हो उठे और बिना रोहिणी के कुछ कहे मानो सब कुछ समझ गए थे। रोहिणी की सास जल्दी से पूजा की थाल लाई और आरती उतार कर बोली, आखिर मेरे आंगन की लक्ष्मी लौट आई है, और रोहिणी को गले लगाकर अंदर ले आई। रोहिणी को एहसास हो गया था कि शादी के बाद एक बेटी का असली घर आंगन उसका ससुराल ही होता है। यही सोचते हुए रोहिणी छत पर बैठी तारों के बीच तारों को देखती ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, मेरा और मेरे परिवार का साथ इसी तरह हमेशा बना रहे। ऐसा लगा जैसे उसके आते ही सावन आया, तीज आई। रोहिणी बेटा, अब चलो मेरे साथ। रोहिणी की सासू माँ छत पर पहुंची। रोहिणी नीचे पहुंची तो उसके ससुर राकेश जी और पति रितेश भी हॉल में मौजूद थे। अरे इतना वक्त कहाँ लगा दिया था? राकेश जी के पूछने पर सरला जी ने हंसते हुए कहा, आपकी बहू गर्म रोटियों की चिंता में उदास बैठी थी।
अरे बहू, तुम इन बातों की फिक्र मत करो। असल में अभी एक दिन भी तो तुम्हें नहीं हुआ है तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बने हुए। धीरे धीरे तुम सारे छुपे हुए रहस्यों को जान जाओगी। राकेश जी भी हंसकर बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप पापा, रितेश ने भी कहा। तो सरला भी उसे टोकती हुई बोली, तुम तो कुछ बोलो ही मत नालायक, बस दफ्तर के काम में लगे रहो। अरे तुम्हें चाहिए कि बहू के साथ थोड़ा वक्त गुजारो, उसे अपने भविष्य में इस परिवार के विषय में बताओ ताकि वो बेवजह की चिंता ना करे। इस जमाने में तो शादी से पहले लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से लेकर परिवार वालों के विषय में भी सब कुछ जान लेते हैं। ना जाने तुम दोनों किस दुनिया से आए हो। माँ, इसमें अकेले आपके बेटे की नहीं, थोड़ी मेरी भी गलती है। मैं भी तो अपने दफ्तर में ही उलझी रही, सिर्फ अपने बारे में सोचा, आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। रोहिणी धीमे स्वर में बोली, तो अब तुम दोनों अपनी अपनी गलती सुधारो। सिर्फ दफ्तर, पदोन्नति, चकाचौंध से भरी लाइफस्टाइल ही जीना नहीं होता है। मेरे बच्चों, एक बार ये वक्त गुजर जाएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा, राकेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। तो रोहिणी और रितेश ने सहमति में सिर हिलाया। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उन सब का ध्यान खींचा। सामने रेनू खड़ी थी, जो इसी मोहल्ले में रहती है और मेहंदी लगाने के लिए प्रसिद्ध थी। उसे देखकर सरला जी बोली, आओ रेनू आओ, मेरे हाथ में तो मेहंदी लगा चुकी हो, अब जरा मेरी बहू के हाथ में भी अच्छी सी मेहंदी रचा दो। बिल्कुल चाची जी, ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि रितेश भैया देखते रह जाएंगे, रेनू मुस्कुराते हुए बोली। रेनू रोहिणी को मेहंदी लगाने में व्यस्त हो गई और रितेश सबके लिए चाय बना कर ले आया। खाने का वक्त होने पर राकेश जी भी रितेश के साथ रसोई में पहुंच गए। कुछ ही देर में गर्मा गर्म सब्जी और रोटियां डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा रही थी। रोहिणी को आवाज़ देती हुई सरला जी बोली, आ जाओ रोहिणी, खाना लग गया है। पर माँ, मेहंदी तो सूखी ही नहीं, मैं कैसे खाऊंगी? रोहिणी ने कहा। तुम्हें भूख लगी है या नहीं, ये बोलो, सरला जी ने पूछा। लगी तो है, तो बस बैठ जाओ, सरला जी ने आदेश देते हुए कहा। रोहिणी जब अपनी कुर्सी पर बैठ गई, तब सरला जी ने थाली में रोहिणी के लिए खाना निकाला और एक निवाला तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। माँ, आप खिलाएंगी मुझे? रोहिणी भौचक्की सी सरला जी को देख रही थी। क्यों, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं खिलाया? सरला जी ने कहा। हाँ, खिलाया है, जब मायके में मेहंदी लगाती थी तब वही मुझे खिलाती थी। तो बस प्रश्न करके खाना शुरू करो। रोहिणी ने हाँ में सर हिला दिया। वाह माँ, मुझे तो आपने इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया, रितेश मुंह बनाते हुए बोला। क्योंकि तुम हमेशा से पापा के ज़्यादा दुलारे जो रहे हो। लो खाओ, राकेश जी एक निवाला तोड़कर रितेश की तरफ बढ़ाते हुए बोले। ऐसे ही मिल बांटकर तो घर गृहस्थी चलती है। मैं घर के कामों में व्यस्त रहती थी तो ये बेटे को संभाल लेते थे। उसे नहलाना, तैयार करना, खिलाना पिलाना, उसके कपड़े धो देना। कभी मुझे ये सुनने के लिए नहीं मिला कि ये मेरा काम नहीं है। सरला जी पुराने दिनों को याद करते हुए बोली। ये सुखी जीवन के सारे मंत्र अब मुझे आप दोनों से सीखने हैं, रोहिणी ने कहा। हाँ, मुझे भी, रितेश भी बोला। हाँ भाई, तुम दोनों मिलकर सीखोगे तब तो हमारी विरासत आगे ले जाओगे, राकेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक मिनट रुकिए जरा, मैं अभी आया, सहसा रितेश उठता हुआ बोला। वो लौट कर आया तो उसके हाथ में उसका फ़ोन था। मैंने मना किया था ना कि खाने के वक्त कोई फ़ोन नहीं छुएगा, सरला जी ने कहा। तो रितेश बोला, अरे माँ, बस 2 मिनट, आपको रोहिणी को खाना खिलाते हुए आपकी एक तस्वीर लेनी है। क्यों, इस दिखावे की क्या ज़रूरत है, राकेश जी ने पूछा। तब रितेश ने जवाब दिया, अरे पापा, ताकि लोगों को पता चले कि कहानियों से इधर भी ऐसी सास, ऐसा परिवार होता है और होना चाहिए, ताकि बहू के चेहरे पर ससुराल का खौफ नहीं, प्यारी सी मुस्कान हो। बात तो सही है, तुम रोहिणी को खिलाती रहो सरला, ये तस्वीर ले लेगा, राकेश जी बोले, ताकि सबको ये लगे कि अचानक ली गई तस्वीर है। रोहिणी ने हंसते हुए कहा, ये सही है, चलो भाई खींचो तस्वीर, ताकि भविष्य में अपनी बहू के साथ रिश्ता निभाते हुए मेरी बहू भी इस तस्वीर को अपने जहन में रखे। सरला जी बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कितना गलत आपको समझा और सब छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। और इतना कहते हुए सरला जी ने उसे गले से लगा लिया। तस्वीर लेने और सबका खाना खत्म होने के बाद रोहिणी ने रितेश से कहा, सुनो, जब इस तस्वीर को पोस्ट करना तो मेरी माँ को विशेष कर टैग कर देना, ताकि वो और मेरी भाभी भी देखें तो उन्हें पता चले कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ आप सबके साथ।
हाँ हाँ बिल्कुल, लो अभी करता हूँ। रितेश सोशल मीडिया पर तस्वीर डालते हुए बोला। तस्वीर में कैप्शन लिखा, बहू को अपने हाथ से खाना खिलाती हुई सास दुनिया की सबसे सुंदर सास और सबसे सुंदर स्त्री होती है। एक खुशहाल परिवार की मजबूत नींव को बयां कर रहा था। अपने परिवार के साथ मुस्कुराती हुई रोहिणी बहुत खुश थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।